ओनली आईएएस के हिंदी माध्यम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि आप लोगों के लिए हम लोग आप संभव सभी का बैच ले स्वागत आएंगे है यूपीएससी के आईएएस हिंदी 2025-2026 मीडियम के चैनल पर। यूपीएससी ध्यान सिविल से सर्विसेज देखिए, एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी के ताकि आईएएस आपकी चैनल, तैयारी खूब पुख्ता खूब बढ़िया हो इसमें जाए और यूपीएससी की आप तैयारी बहुत की अच्छा कराई परफॉर्म कर जाती है। पाएं और ध्यान से फाइनल लिस्ट में देखिए, आप लोगों का यूपीएससी नाम की हो। आईएएस हिंदी तो मीडियम चैनल हम में शुरुआत हिंदी करेंगे आज से के आप इस सेशन तैयारी में अपनी कर सकते हैं। ध्यान एंशियंट से इंडिया, देखिए प्राचीन इस हिंदी भारत मीडियम से चैनल को, और इससे आप हमारे हिंदी समाज। मीडियम की ये तैयारी करें सही आराम दिशा से। है कि हम कहीं यूपीएससी ऐसा तो नहीं कि गलत दिशा पकड़ और लिए हों या यूपीएससी गलत दिशा में जा रहे हों। तो इस लिहाज से इतिहास का अध्ययन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और विशेषकर प्राचीन भारत का इतिहास। और आम मान्यता यह है कि प्राचीन भारत का इतिहास आईएएस एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ा जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक टॉपिक होता है, वो प्री और मेंस के हिसाब से नहीं होता है। जैसे एक टॉपिक से आप क्वेश्चन बना दीजिए, एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न, तो वो प्री के लिए हो गया, और उसी टॉपिक से आप विश्लेषणात्मक सवाल बना दीजिए तो वो मुख्य परीक्षा मेंस के लिए हो गया। ठीक है, तो पहला चैप्टर रामशरण शर्मा सर के एनसीईआरटी का है, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। ये है ही, यहीं से किताब शुरुआती होती है। और यहां पर देखिए, हमने महान सम्राट अशोक के डायग्राम को, फोटो को लिया हुआ है। हम नहीं जानते एग्जैक्टली कि सम्राट अशोक ऐसे दिखते थे कि नहीं दिखते थे, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उनकी महानता निर्विवाद है, जिसपे दूर दूर तक कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद नहीं है। और हमने सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन किया। हम प्राचीन भारत के इतिहास में सम्राट अशोक के विषय में पढ़ते हैं, और अब इनके पढ़ने का महत्व क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं ना, तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ने का महत्व क्या है। और देखिए, यहीं पर बगल में सम्राट अशोक के द्वारा लगवाया गया प्रस्तर स्तंभ है, स्टोन कॉलम है, जो उन्होंने अपने साम्राज्य में कई जगहों पर, कई स्थानों पर लगवाया। और उसके निचले वाले भाग पे, मुख्य भाग है स्तंभ का, शाफ्ट बोलते हैं इसको, और उस पर अपना संदेशा, अपने आदेश खुदवाए, उत्कीर्ण करवाए, और लोगों को और अपने अधिकारियों को अपना संदेशा और अपने आदेशों से अवगत कराया। और इन स्तंभों के ऊपरी भाग पर सम्राट अशोक ने कुछ पशुओं की आकृतियां बनवाई, जैसे शेर, वृषभ या बैल या वृषभ या हाथी, जिनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बौद्ध धर्म में महत्व रहा है। और 4 शेर सम्राट अशोक ने 2 जगहों के स्तंभों पर लगवाया, एक मध्य प्रदेश के और देखिए, हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन भाई अगर आप हमें परेशान करोगे तो फिर हम शेर हैं, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर दिक्कत करोगे तो घर में घुस के मार देंगे। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है, पावर एंड पाइटी, शक्ति, ताकत और दया भाव का सम्मिश्रण, मेल है सम्राट अशोक, और वही भारत सरकार की अधिकृत नीति है। और इसीलिए हमने अशोक की लाट को, जो सारनाथ में सम्राट अशोक ने लगवाया था, उसे भारत सरकार का अधिकृत राज्य चिन्ह चुना। तो या फिर आप देखिए, महात्मा बुद्ध थे हमारे से 2500 साल पहले, उन्होंने दुनिया को पढ़ा जाता है, कला और संस्कृति पढ़ा जाता है, हर चीज हर जगह पढ़ी जाती है, क्योंकि दोनों ही पार्ट से प्री में भी सवाल आते हैं, मेंस में भी सवाल आते हैं। अगर आप पिछले विगत वर्षों के प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं भी आप लोगों को बीच बीच में ये PYQs के द्वारा बताता रहूंगा कि कैसे इन चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंसी है। तो ये टेक्स्ट बुक रामशरण शर्मा, प्राचीन भारत, पुरानी एनसीईआरटी। सो स्टार्ट करते हैं इससे, प्राचीन भारत का महत्व, चैप्टर नंबर 1। और देखिए, जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो प्राचीन भारत का इतिहास हमारे लिए जानकारियों का खजाना है, महत्वपूर्ण जानकारियों का स्रोत होता है प्राचीन भारत का इतिहास। और इसको पढ़ने से हम ये जान पाते हैं कि प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कैसे और कहां किया गया, और कौन वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले संस्कृति का विकास किया होगा, आदिमानव या कोई और लोग। वे लोग जिन्हें हम होमो हैबिलिस द टूल मेकर्स कहते हैं, प्रस्तर औजार बनाने वाले आदिमानव, होमो हैबिलिस, वो उन्होंने शुरुआत किया। और वो पत्थर के औजार बनाते थे, गुफाओं में रहा करते थे, और कुछ जानवरों का शिकार करके खाना वाना खाया करते थे। तो वो शिकारी और खाद्य संग्राहक लोग हुआ करते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स हुआ करते थे, और किसी तरीके से अपनी आजीविका चला पाते थे। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक जगह है भिमबेटका, भिमबेटका में तकरीबन 640-642 के आसपास की वो गुफाएं मिली हैं, जहां लोग रहा करते थे आज से 35-40 हजार साल पहले, जिन्हें हम होमोसेपियंस नर्मदेंसिस कहते हैं। होमोसेपियंस नर्मदेंसिस उनको नाम दिया गया है। और वो लोग जो पत्थर के औजार बनाते थे और जानवरों का शिकार करके जीवन यापन करते थे। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि खाली समय में, जो कि उनके पास थोड़ा ज्यादा खाली समय रहता होगा, या शायद नहीं रहता होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि वो जिन गुफाओं में रहा करते थे, उन गुफाओं की दीवारों पर
पेंट किया करते थे, रेखा चित्रण और पेंट किया करते थे। और ये रेखा चित्रण, ये भित्ति चित्र कहलाते हैं। और ये भित्ति चित्र, म्यूरल पेंटिंग, ये आदि मानव होमो हैबिलिस या होमो सैपियंस नर्मदेंसिस उनके जानकारी के बेहद महत्वपूर्ण स्रोत है। और यही से पता चलता है कि किस प्रकार के जानवरों से वो परिचित थे, या जानवरों का डोमेस्टिकेशन किया था उन्होंने कि नहीं किया था, ये सब हमें पता चल पाता है। तो गुफाओं से निकल के मनुष्य पहले गुफाओं में रह रहा है, फिर गुफाओं से निकलता है 9000 10,000 साल पहले, और वो पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार बनाना शुरू करता है। तांबे के औजार, ठीक है, कॉपर और तांबा। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमंस। तांबा पहली धातु थी जिसका प्रयोग मनुष्य ने प्रारंभ किया। तो पत्थर के औजारों के साथ तांबे के औजारों का प्रयोग 9000 10,000 साल पहले प्रारंभ किया गया, और हम उनको बोलते हैं ताम्र पाषाणिक लोग। और वो गांव करते, आज हम बढ़िया बढ़िया चावल खाते हैं और गेहूं खा रहे हैं। और चावल तो मुंह में रखिए, सीधे लगता है पेट में नहीं आत्मा में जा रहा है। और जिनको गेहूं खाने का है उनके लिए गेहूं का वही वाला फीलिंग होता होगा, ठीक है। तो कृषि का प्रारंभ कब, कहां, कैसे? इसके अलावा प्राकृतिक संपदाओं की खोज हुई, प्राकृतिक संपदाओं की खोज हुई, धातु कर्म का ज्ञान हुआ, धातु कर्म। और जैसे मैंने आपको बताया, पत्थर के औजारों के साथ तांबे के औजारों का इस्तेमाल हुआ, और ताम्रपाषाणी ग्रामीण संस्कृतियों का उदय हुआ 10,000 9,000 साल पहले। फिर उन्होंने क्या किया, उसमें तांबे में टिन मिलाया, 9 भाग तांबा लिया, 1 भाग टिन मिलाया, बन गया कांसा यानी कि ब्रॉन्ज। और फिर कांसे के औजारों से खेतीबाड़ी बढ़ी, और खेतीबाड़ी बढ़ी तो अतिरेक उत्पादन हुआ, कृषि उत्पादन सरप्लस हुआ। और फिर जब सरप्लस हुआ तो व्यापार वाणिज्य का प्रारंभ हुआ। जब व्यापार वाणिज्य का प्रारंभ हुआ तो बाजार की जरूरत पड़ी, और वही बाजार धीरे 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 करते करते एक दिन शहर बन गए, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चान्होदाड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो गुफा से निकल के गांव, और गांव से निकल के शहर, ये जो विकास क्रम है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना कि कैसे हम यहां तक पहुंचे हैं। और ये तो इतिहास में ही पता चल पाएगा ना। तो प्राकृतिक संपदाओं की खोज और उसका प्रयोग कैसे किया गया, ठीक है। तो 4,500 साल पहले शहर बने, फिर धीरे धीरे करके कुछ वजहों से हम लोग बाद में डिस्कस करते रहेंगे, चर्चा। तो प्रारंभ कब और कैसे, कहां हुआ, ये सब बातें हमें प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से पता चलती हैं। जंगलों को कैसे साफ कर, पूर्व ले लेते हैं। और इस काल में जो आर्यजन है, आर्यजन जिनका धर्म हम सनातन धर्म कहते हैं, खासतौर पे सनातन धर्म या हिंदू धर्म, सनातन धर्म बोला जाता है मूल रूप से। तो यहां पर आर्यजन है, आर्यजन। और ये इधर की तरफ है, सप्त सैंधव प्रदेश की ओर है, सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि पूर्वी अफगानिस्तान, ये वाला बेल्ट, पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पाकिस्तान का, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मेरठ की तरफ है। और यहां से ये 3000 साल पहले यहां पे प्रारंभ होता है कहीं लोहे का प्रयोग। आर्यों के द्वारा लोहे के धातु कर्म का ज्ञान होता है। और एक बार जब लोहे के धातु कर्म का ज्ञान हो जाता है, तो अब ये लोग यहां से जब आगे बढ़ते हैं, तो अब ये लोग आगे बढ़ते हैं जंगलों को साफ करते, काटते, जलाते, पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बिहार की तरफ। और यह संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ लोहे के प्रयोग के द्वारा, लोहे के औजारों के प्रयोग के बदौलत। फिर ये लोग इस बेल्ट में यहां से यहां मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं, यहां से इधर की तरफ आते हैं, और फिर मध्य प्रदेश की तरफ। तो ये आर्यीकरण कहला रहा है, आर्यीकरण, आर्यनाइजेशन ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। यहां से शुरुआत होकर के सप्त सैंधव प्रदेश। तो जब सप्त सैंधव प्रदेश में प्रारंभिक आर्यजन है, तो इधर नहीं है, यहां पर घने जंगल हैं। तो इन घने जंगलों को कैसे साफ किया गया? लोहे के उपकरणों के द्वारा साफ किया गया। और लोहे का उपयोग आर्यजनों ने प्रारंभ किया लगभग 3000 वर्ष पूर्व। और इधर की तरफ जब ये बढ़े, तो इस वाले क्षेत्र को बोला गया आर्यावर्त, आर्यावर्त। और यही आर्यजन थे सप्त सैंधव प्रदेश में, जो प्रकृति पूजा करते थे। प्रकृति पूजा, क्योंकि ये लोग पशुचारी हैं, यायावर हैं, एक जगह पे टिक के नहीं रह रहे, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह घास के मैदानों की तलाशी किया कर हमारे पास पड़े हुए हैं। तो बहुत तरीके के लोग भारतवर्ष आए, और भारत ने उनको गले से लगा लिया, पनाह दिया, और वो यहीं की सभ्यता और संस्कृति में हमेशा हमेशा के लिए समा गए, यहीं मरे खपे। शुरुआती दौर में जब देखिए बाहर से लोग आते हैं, आक्रमणकारी आते हैं, तो शुरुआती दौर में फ्रिक्शन होता है, लड़ाई झगड़े, फ्रिक्शन होते हैं, घर्षण होता है। लेकिन धीरे धीरे वो इसी सभ्यता और संस्कृति के भाग बन जाते थे। जैसे 2200 साल पहले जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, और आप जानते हैं मौर्य साम्राज्य कितना विशालकाय साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों से ताबड़तोड़ बाहरी आक्रमण हो गए। और पहले आक्रमणकारी जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आक्रमण किया था, वो ग्रीक्स थे, यूनानी थे।
जो देखिए यहां पर है ना, ये हमारा भारत भूमि, यहां पर ग्रीको बैक्ट्रियंस यहां के रहने वाले थे और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन वो धीरे धीरे करके उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, लेकिन धीरे धीरे करके वो यहीं की सभ्यता संस्कृति में रच बस गए। जैसे भाव सिद्ध मातृका लिपि लेखन शैली से, और ये भी पूरे भारत में चलती थी। तो भाषा के स्तर पर भी भारत हमेशा से एक सूत्र में बंधा रहा, आम सर्कल में प्राकृत और विद्वज्जनों में संस्कृत ने, और संस्कृत ने हमेशा से भारत को सांस्कृतिक रूप में एक रखा है। तो भाषाओं का और लिपियों का भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसके अतिरिक्त देखिए हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, और ये देश की एकता, कितनी महत्वपूर्ण बात है,